शाम 7 बजे ऑलिव हावर्ड हमारे पास पहुंच गया। मैंने उसे टटोलने वाली नजरों से देखा। वो बहुत मुतमईन नजर आ रहा था। मैंने कहा, मालूम होता है तुम सोचने समझने के काबिल हो गए हो। ऑलिव हावर्ड ने कहा, जब सूरत हाल काबू से बाहर हो जाए तो हालात से समझौता कर लेना चाहिए। मैंने बहुत सोचा, मगर ऐसी कोई तदबीर नजर नहीं आई जिस पर अमल करके मैं लकी को तुम्हारे चुंगल से छुड़ा सकूं। वाहिद सूरत यही है कि मैं तुमसे ताउन करूं, और मैंने उसी पर अमल करने का फैसला किया है। मैंने कहा, तुमने बिल्कुल दुरुस्त फैसला किया है ऑलिव हावर्ड। लकी समेत इसमें हम सब की बेहतरी है। वो बोला, अगर तुमने कोई मंसूबा बना लिया है अली, तो मुझे उससे आगाह कर दो ताकि उसके काबिल अमल होने का जायजा लिया जा सके, या अगर उसमें किसी तरमीम की जरूरत हो तो उस पर भी गौर कर लें। मैंने कहा, पहले तो मुझे ये बताओ कि असलहे का जहाज अनकोरो तक कितने दिन में पहुंचेगा। ऑलिव हावर्ड ने कहा, जहाज की आमद में 5 रोज बाकी रह गए हैं। मैंने कहा, गोया 5 रोज के बाद जहाज अनकोरो पहुंच जाएगा। वो बोला, हाँ, आज से 5वें रोज जहाज अनकोरो पहुंच जाएगा। मैंने पूछा, क्या ये हतमी प्रोग्राम है या इसमें किसी तब्दीली का भी इम्कान है? बोला, नहीं, ये हतमी प्रोग्राम है और इसमें किसी रद्दोबदल की तवक्को नहीं। मैंने कहा, इस वक्त जजीरा अनकोरो पर कुल कितने अफराद मौजूद हैं? बोला, इस वक्त तो वहाँ कुल 23 अफराद हैं। 5 अफराद मुख्तलिफ कामों के सिलसिले में मौजूद नहीं हैं। परसों तक वो भी वहाँ पहुँच जाएंगे तो कुल अफराद 28 हो जाएंगे। मैंने कहा, अनकोरो में कुछ लोग कैद भी तो हैं, उनकी तादाद कितनी है? ऑलिव हावर्ड ने कहा, जजीरे में 16 अफराद कैद हैं। मैंने कहा, गोया असलहा बरदार जहाज से 16 अफराद भी आ रहे हैं, या इस तादाद में इजाफे का भी इम्कान है? वो बोला, आखिरी वक्त में अगर कोई तब्दीली हो जाए तो नहीं कहा जा सकता, वरना मुकर्रा 16 अफराद ही जहाज को लेकर सफर करेंगे। मैंने कहा, और अगर आखिरी वक्त में इस तादाद में इजाफा कर दिया गया तो क्या करोगे? ऑलिव हावर्ड ने कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर अमले में कुछ अफराद का इजाफा किया गया तो रास्ते में हमारे आदमी उन्हें अपने काबू में कर लेंगे। जहाज पर एक भी फाजिल आदमी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, वरना हमारा मंसूबा खटाई में पड़ जाएगा। मैंने पूछा, क्या डैनियल और ओकेनू से तुम्हारा राब्ता रहता है? वो बोला, हर वक्त रहता है। अभी 2 घंटे कबल उन्होंने ट्रांसमीटर और मुझे सब कुछ ओके होने की इत्तला दी है। मैंने पूछा, अनकोरो तक जहाज का सफर कितना तवील होगा? वो बोला, सिर्फ 38 घंटे का सफर है। असल सफर तो कम है, लेकिन चूंकि इब्तिदा में ये जाहिर किया जाएगा कि जहाज अपनी असल मंजिल की तरफ बढ़ रहा है, इसलिए सफर जरा तवील हो जाएगा। मैंने पूछा, जहाज से असलहा अनलोड करने का काम वही 28 अफराद अंजाम देंगे जो जजीरे पर मौजूद होंगे? ऑलिव हावर्ड ने कहा, हाँ, इसके अलावा जहाज पर मौजूद 16 अफराद भी उनका हाथ बटाने के लिए मौजूद होंगे। मैंने कहा, यह सारा काम तुम्हारी निगरानी में होगा? वो बोला, जाहिर है, इस मुहिम का इंचार्ज मैं ही हूँ। मैंने कहा, और वो जंगी जहाज जिस पर तुम्हारे आदमी मौजूद हैं, वो पहले से वहां मौजूद होगा या बाद में पहुंचेगा? वो बोला, असलहा बरदार जहाज के अनकोरो पहुंचने के 6 घंटे के अंदर अंदर वो जहाज भी अनकोरो पहुंच जाएगा। मैंने पूछा, उस जहाज पर कुल कितने अफराद होंगे? ऑलिव हावर्ड ने कहा, 18। मैंने कहा, तो प्रोग्राम ये है ऑलिव हावर्ड कि कल सुबह तुम्हें यहाँ से 50 मजदूर लेकर अनकोरो पहुंचना है। ये मजदूर असलहे की लोडिंग और अनलोडिंग में तुम्हारे साथियों की मावनत करेंगे। अनकोरो पर इनकी हिफाजत तुम्हारे जिम्मे होगी। ऑलिव हावर्ड का मुंह हैरत से खुला और फिर बंद हो गया। उसके चेहरे पर मुर्दनी सी छा गई थी। फिर उसने आहिस्ता से पूछा, इन 50 अफराद का मसरफ क्या होगा? मैंने कहा, इससे तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए ऑलिव हावर्ड। तुम्हारी जिम्मेदारी फ़कत इतनी है कि तुम उन्हें वहाँ तहफ़्फ़ुज़ फराहम करोगे। वो बोला, मैं तैयार हूँ, लेकिन क्या इसके लिए मुझे पहले अनकोरो जाने की इजाज़त होगी? मैंने कहा, नहीं, तुम उन लोगों को साथ लेकर ही वहाँ जाओगे। हाँ, अगर चाहो तो इस नए इंतज़ाम की इत्तला अनकोरो वालों को दे सकते हो, लेकिन एक बात जहन में रखना, मैं इस किस्म के इंतजामात करके इस मिशन पर रवाना हूँगा कि किसी साजिश या कोताही की सूरत में लकी को फौरन कत्ल कर दिया जाए। ऑलिव हावर्ड ने मुल्तजियाना लहजे में कहा, मेरी इस कमजोरी का बार बार तस्करा करके मुझे मेरी बेबसी का एहसास मत दिलाओ। मैं शिकस्त तस्लीम कर चुका हूँ, लिहाजा वही करूँगा जो तुम चाहोगे। मैंने कहा, शुक्रिया ऑलिव हावर्ड, लेकिन इसके बावजूद तुम्हें हमारे साथ ही सफ़र करना होगा। कल सुबह तक सारी तैयारियां मुकम्मल हो जाएंगी, लेकिन ये बता दो कि अगर हम गोइटे हिल के किसी जहाज में सफ़र करें तो इससे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा? ऑलिव हावर्ड ने कहा, नहीं, मैं कह दूंगा कि मजदूर गोइटे हिल से लिए जा रहे हैं। मैंने कहा, बस तो फिर ठीक है। मेरे मंसूबे का पहला मरहला यही है कि ये 50 मजदूर अनकोरो पहुंच जाएं। दूसरे मरहले से मैं तुम्हें वक्त आने पर आगाह करूंगा। ऑलिव हावर्ड के साथ मीटिंग खत्म हो गई। मैंने जनरल टेरिस को सारी बातों से आगाह कर दिया और उसी रोज रात को उन 50 फौजियों से महल में ही मेरा तारुफ करा दिया गया जो मजदूरों के भेस में रवाना होने वाले थे। अगली सुबह हम एक प्राइवेट स्टीमर पर अनकोरो की जानिब रवाना हो गए। ऑलिव हावर्ड हमारे साथ मौजूद था और 50 फौजी भी जो बज़ाहिर मजदूरों के भेस में थे और बेज़रर नजर आते थे, मगर उनके लिबास और सामान में अच्छा खासा असलहा पोशीदा था। मैं ऑलिव हावर्ड की तरफ से पूरी तरह मुतमईन नहीं था।
वो यहूदी था और किसी भी यहूदी पर एतमाद करना मेरी नज़र में दुनिया की सबसे बड़ी हिमाकत है, मगर मैं ये रिस्क लेने के लिए मजबूर था। असल खौफ मुझे इस बात का था कि कहीं मेरी वजह से जनरल टेरिस के आदमियों को नुकसान न पहुंच जाए। ऑलिव हावर्ड स्टीमर के नाखुदा की रहनुमाई कर रहा था। वो यूं पुरसकून था जैसे कोई खास बात ही न हुई हो। उसका पुरसकून होना मुझे और भी ज्यादा तशवीश में मुब्तला कर रहा था। इस बात का इम्कान था कि उसने कोई बहुत ही गहरा मंसूबा तरतीब दे रखा हो। यह भी मुमकिन था कि उसने हालात से समझौता कर लिया हो, लेकिन मैंने मोहतात रहना मुनासिब समझा। अनकोरो पहुंचने तक मेरी निगाहें आसमान की वसतों का जायजा लेती रहीं। गोइटे हिल के 4 फौजी अफसरान में से एक को मैंने ये जिम्मेदारी सौंपी थी कि वो ऑलिव हावर्ड की निगाह बचाकर वक्तन फवक्तन आसमान का जायजा लेता रहे। मुझे अंदेशा था कि फ़ज़ाई रास्ते से हमारा ताक़ुब करने की कोशिश की जाएगी, मगर हमारा सफ़र बखैर खूबी कट गया। गोइटे हिल का स्टीमर हमें उतार कर वापस चला गया। ऑलिव हावर्ड ने मुझे उन 2 अफराद से मिलवाया जो अनकोरो पर नुमायां हैसियत के हामिल थे। मेरा तारुफ उसने मिस्टर बिल के नाम से कराया था। उनमें से एक ने ऑलिव हावर्ड से कहा, आपका ये इक़दाम बहुत दानिशमंदाना है जनाब, हमें कम से कम वक्त में अपना काम मुकम्मल करने की सहूलत हो जाएगी। ऑलिव हावर्ड ने हुक्म दिया, इन मजदूरों के क़याम तवाम का मुनासिब बंदोबस्त कर दो। उनमें से एक शख्स मजदूरों को अपने साथ ले गया। मैं ऑलिव हावर्ड के साथ ही रहा था। दुनिया के 2 बदतरीन दुश्मन गहरे दोस्तों की तरह दूसरों के सामने थे, लेकिन वो इस बात से नावाकिफ थे कि हम एक दूसरे के दुश्मन हैं। मैं उन लोगों के दरमियान तन्हा रह गया था। अगर वो चाहते तो मुझे किसी चूहे की तरह बेबस करके पकड़ लेते। मैं कुछ नहीं कर सकता था। अचानक एक खौफनाक ख्याल मेरे जहन में आया जिसके बारे में पहले मैंने नहीं सोचा था। अगर ऑलिव हावर्ड मुझे गिरफ्तार करके किसी और शख्स को मेरे मेकअप में उन मजदूरों के सामने पेश कर दे तो वो मजदूर कभी हकीकत की तह तक नहीं पहुंच सकेंगे और दुश्मन के आलाए कार बन जाएंगे। मुझे इस तसव्वुर से ही झुरझुरी आ गई। बचाव की सिर्फ एक ही सूरत रह गई थी और वो ये कि ऑलिव हावर्ड अपनी बेटी के सिलसिले में बहुत ज्यादा संजीदा हो। मैं तन बतकदीर हो गया। मेरी और ऑलिव हावर्ड की रिहाइश का बंदोबस्त एक आरामदेह और कुशादा कैबिन में किया गया था। मैं ऑलिव हावर्ड के साथ ही रहा था कि वो कोई हरकत न करने पाए। मैंने दिन में 2 बार गोइटे हिल के फौजियों का जायजा भी लिया। उन्हें मखसूस किस्म की बैरकों में ठहराया गया था। वो पुरसकून और मुतमईन थे। मैंने अनकोरो में पहले से मुकीम अफराद के बारे में भी छानबीन कर ली थी। शाम तक मैं हर तरह की मालूमात से लैस हो चुका था। रात के खाने के बाद मैं तन्हा ही टहलता हुआ मजदूरों की बैरक की तरफ जा निकला। मुझे अपनी कार्रवाई का आगाज करना था और उसके लिए फौजी अफसरान को तफसीलात से मुत्तला करना जरूरी था। जनरल टेरिस की तरफ से उन्हें हिदायत दे दी गई थी कि वो मुकम्मल तौर पर मेरी कमान में रहेंगे। उन फौजी अफसरान के साथ मैंने तकरीबन 1 घंटे तक गुफ्तगू की। उसके बाद जब मैं अपनी रिहाइश गाह की तरफ पलटा तो बेहद मुतमईन था। फौजी अफसरों ने मेरा मंसूबा बखूबी समझ लिया था। वापसी पर ऑलिव हावर्ड ने मुझसे पूछा, बहुत देर लगा दी तुमने? मैंने कहा, हाँ, मैं ज़रा उन मजदूरों की तरफ निकल गया था। ये ख्याल रखना भी तो ज़रूरी है कि उन्हें कोई तकलीफ न होने पाए। ऑलिव हावर्ड ने कहा, मैंने तो पहले ही हिदायत कर दी थी कि उनके आराम का ख्याल रखा जाए। मैंने कहा, मैं यही चेक करने गया था कि तुम्हारे अहकामात पर किस हद तक अमल हो रहा है। वो बोला, फिर तुमने क्या देखा? उन लोगों को कोई तकलीफ तो नहीं है? अगर तुम मौजूदा इंतजाम से मुतमईन नहीं हो तो कोई मुतबादिल बंदोबस्त भी किया जा सकता है। मैंने कहा, नहीं ऑलिव हावर्ड, मैं इस इंतजाम से पूरी तरह मुतमईन हूँ। ऑलिव हावर्ड ने मुझे उलझी हुई नजरों से देखा। साफ मालूम हो रहा था कि उसे मेरी बात पर यकीन नहीं आया है, मगर मुझे उसकी कोई परवाह नहीं थी। मैंने एक जमाई लेकर कहा, सख्त नींद आ रही है ऑलिव हावर्ड, लाइट ऑफ कर दो और तुम भी सो जाओ। ऑलिव हावर्ड ने लाइट ऑफ कर दी और मैं पलंग पर लेट गया, मगर नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। तकरीबन 2 घंटे तक मैं यूं ही करवटें बदलता रहा। ऑलिव हावर्ड अलबत्ता सो चुका था और फिर उस वक्त तकरीबन 2 बजे थे जब मैंने हल्की हल्की सीटियों की आवाजें सुनी। मैं हमतन गोश था। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं मजीद 10 मिनट तक साकित लेटा रहा। जजीरे पर मेरा तजवीज़ करदा ऑपरेशन शुरू हो चुका था, जिसके तहत जजीरे पर मौजूद हर मुतनफ़िस को गिरफ्तार कर लिया जाना था। मुझे खदशा था कि कहीं तसादुम की नौबत न आ जाए, मगर एक भी गोली चलने की आवाज़ नहीं आई। इसका मतलब था कि ऑलिव हावर्ड के सारे आदमी गिरफ्तार कर लिए गए थे। मजीद कुछ देर इंतजार करने के बाद मैं भी सो गया। सुबह जब मैं ऑलिव हावर्ड के साथ बाहर निकला तो जजीरे की दुनिया ही बदली हुई थी। हर जगह गोइटे हिल के मुसल्ला फौजी पहरे पर मौजूद थे और उन्होंने ऑलिव हावर्ड के आदमियों के मखसूस गहरे भूरे रंग वाले लिबास पहन रखे थे। ऑलिव हावर्ड ने बौखलाए हुए लहजे में पूछा, ये सब क्या है? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, इनकलाब, तुम्हारे सारे आदमी गिरफ्तार कर लिए गए हैं, अब जजीरे पर मेरी हुक्मरानी होगी। वो बोला, क्या मेरे आदमी मार डाले जाएंगे? मैंने कहा, अगर उन्होंने कोई गड़बड़ न की तो जाहिर है उन्हें कुछ नहीं कहा जाएगा, लेकिन अगर मैंने महसूस किया कि वो किसी भी तरह हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं तो उन्हें ठिकाने लगाने में कोई पसोपेश भी नहीं किया जाएगा।
वो बोला, तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी? मैं तुमसे भरपूर ताउन कर रहा था, तुम्हारी राह में कोई रुकावट तो नहीं थी। मैंने खुश्क लहजे में कहा, अपने मंसूबे पर आजादाना अमल करने के लिए तुम्हारे आदमियों पर काबू पाना बहुत जरूरी था। वो बोला, खैर, लेकिन अब तुम मुझे अपने बकिया मंसूबे से भी आगाह कर दो। ये अंदाजा तो तुम्हें हो ही चुका होगा कि मैं तुमसे कितना ताउन कर रहा हूँ। अगर ऐसा न होता तो खून खराबे के बगैर तुम मेरे लोगों पर काबू नहीं पा सकते थे। मैंने कहा, बेफिक्र रहो ऑलिव हावर्ड, जब भी जरूरी हुआ मैं तुम्हें अपने मंसूबे के बकिया हिस्से से जरूर आगाह करूंगा। ऑलिव हावर्ड ने कोई जवाब न दिया। मैं उसे छोड़कर आगे बढ़ गया। मैंने फौजी अफसरों के पास पहुंचकर उनसे जजीरे के कैदियों के बारे में मालूम किया। उन्होंने मुझे बताया, जजीरे से कोई कैदी बरामद नहीं हुआ जनाब। मैंने 10 अफराद मुंतखब करके अपने हमराह लिए और दरख्तों के उस झुंड के नजदीक पहुंच गया जहां से पिछली बार पकड़ा गया था। झुंड के दरमियान दाखिली दरवाजा तलाश करने में ज्यादा दिक्कत न हुई। अंदर दाखिल होकर पता चला कि बाहर से दरख्तों का आम सा नजर आने वाला ये सिलसिला दर हकीकत एक बहुत ही मजबूत कैद खाना है जो दरख्तों की वजह से नजर नहीं आता और जहां से फरार होना नामुमकिन है। उस कैद खाने में मैंने उन 16 अफराद को देखा जो निहायत तबाह हालत में थे और उनके लिबास तार तार हो रहे थे। उन्हें जानवरों की तरह रखा गया था। उन सब पर निगाह दौड़ाने के दौरान मुझे मसूद तलहा और अबू हातिम नजर आए। उन्होंने भी मुझे देख लिया था, मगर उनके अंदाज में बड़ी बेताल्लुकी थी। वो दोनों ही मुझे यूं देख रहे थे जैसे मैं उनके लिए अजनबी हूँ। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ उन दोनों के नजदीक पहुंच गया। मैंने उसे आवाज दी, मसूद तलहा। मसूद तलहा ने सर उठाकर मुझे देखा। उसकी आंखों के गिर्द गहरे स्याह हल्के पड़े हुए थे और चेहरे पर मुर्दनी छाई हुई थी। उसके अंदाज से ऐसा मालूम हो रहा था जैसे मुझे पहचानने के लिए जहन पर जोर दे रहा हो। मैंने नरमी से कहा, अली यार खान को पहचानने में इतनी देर तलहा? तलहा ने अजनबियत भरे अंदाज में मेरा नाम दोहराया, अली यार खान। फिर अचानक ही उसका चेहरा सुर्ख हो गया। यूं महसूस हुआ जैसे उसके जिस्म का सारा खून सिमट कर चेहरे पर आ गया हो। उसने उछलकर खड़े होने की कोशिश की मगर नातवानी के बायस लड़खड़ा गया। फिर बोला, हाँ, मैंने तुम्हें पहचान लिया। तुम अली यार खान हो। मैंने तुम्हें पहचान लिया। वो जनूनियों के से अंदाज में इन्हीं अल्फाज की गर्दान करने लगा। मैंने उसे सहारा देते हुए कहा, तुम्हें क्या हो गया है तलहा? खुद को संभालो। वो बोला, अब मैं खुद को क्या संभालूं? एक तुम ही तो थे जिससे कुछ उम्मीदें थीं, अब तुम भी पकड़े गए। उनका मंसूबा अब कौन नाकाम बनाएगा? उसकी ज़हनी हालत ठीक नहीं थी, वरना उसे ये अंदाजा करने में दुश्वारी न होती कि मैं वहाँ गिरफ्तार होकर नहीं आया हूँ। लेकिन मेरे लिए यही बहुत काफी था कि उसने मुझे पहचान लिया था। मैंने उसे झंझोड़ा, कहा, मैं यहाँ गिरफ्तार होकर नहीं आया हूँ तलहा, मैं तो तुम लोगों को रिहाई दिलाने आया हूँ। मसूद तलहा ने मेरे साथ आने वाले फौजियों पर एक निगाह डाली और बड़े जोर से कहकहा लगाकर हंसा। बोला, पहले उन जल्लादों से तो निमट लो, फिर तुम हमारी रिहाई की फिक्र करना। दफतन सारा माजरा मेरी समझ में आ गया। गोइटे हिल के फौजी चूंकि ऑलिव हावर्ड के आदमियों वाली गहरे भूरे रंग की वर्दी में मलबूस थे, इसलिए वो लोग यही समझ रहे थे कि वो मेरे नहीं ऑलिव हावर्ड के साथी हैं। मैंने कहा, इनकी वर्दियों पर मत जाओ तलहा, ऑलिव हावर्ड के सारे आदमी गिरफ्तार हो चुके हैं और ये मेरे साथी हैं। तलहा ने बड़ी बेयकीनी से उन लोगों को देखा, मगर जब उनकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई तो तलहा जिंदाबाद का नारा लगाकर मुझसे लिपट गया। तुम ग्रेट हो अली यार खान, एक बार फिर तुमने दुश्मनों को शिकस्त से हमकनार कर दिया है। मैंने कहा, ये भला कैसे मुमकिन था तलहा कि तुम मुसीबत में गिरफ्तार हो और मैं निचला बैठ जाऊं? खुद को संभालो मेरे दोस्त, अब सब ठीक हो जाएगा। वो बोला, कैसे ठीक हो जाएगा अली, कैसे ठीक हो जाएगा? मैंने कहा, लाइन ऑफ क्रूजल से रवाना होने वाली असलहे की पहली खेप उड़ाकर इसराइल पहुंचा दी जाए। यही बताना चाहते हो ना तुम, या कोई और बात है? उसने हिज़यानी अंदाज में कहा, तुम्हें ये बात मालूम हो गई? बस अब ठीक है, अब ठीक है, उसने हिज़यानी अंदाज में कहा। मसूद तलहा की ज़हनी कैफियत ऐसी नहीं थी कि मैं उससे मजीद कोई बात करता। चुनांचे मैंने फौजियों को हुक्म दिया कि कैदियों को वहां से निकालकर एहतियात से बैरकों में मुंतकिल कर दें। उन 16 अफराद को बैरकों में मुंतकिल करने के बाद ऑलिव हावर्ड के गिरफ्तार शुदा सारे लोगों को कैद खाने में बंद कर दिया गया और मैंने हुक्म दिया कि कैद खाने के दरवाजे पर 24 घंटे मुसल्ला पहरेदार मौजूद रहें। मामला बहुत संगीन था और मैं मामूली सा भी रिस्क लेने के मूड में नहीं था। वो सारा दिन मैंने रिहाशुदा अफराद की देखभाल करते गुजारा। उन्हें हल्की ग़िज़ा दी गई, नहाने के लिए पानी फराहम किया गया और उनके लिबास तब्दील कराए गए। लिबास तब्दील कराने के लिए ऑलिव हावर्ड के साथियों के कपड़े काम आए। मसूद तलहा की ज़हनी कैफियत मामूल पर नहीं थी। वो बार बार उठकर मुझसे लिपट जाता। वो रोया तो नहीं, मगर उसके चेहरे से यही मालूम होता था कि अब रोया कि अब रोया। उसके बरक्स अबू हातिम ने किसी हैजानी रद्द अमल का मुजाहरा नहीं किया। शायद इसकी वजह यह थी कि वो किसी हद तक संजीदा तबीयत का मालिक था। सारा दिन गुजरने के बाद कहीं उनकी हालत मामूल पर आई तो मैंने उन्हें अपने कैबिन में बुलवा लिया।
उनके साथ कॉफ़ी पीते हुए मैंने उन्हें सूरत हाल से मुख्तसरन आगाह किया। मैंने पूछा, क्या तुम ये जानते हो मसूद तलहा कि इस जजीरे का नाम अनकोरो है? वो बोला, हाँ, हमें इस मनहूस जजीरे का नाम मालूम हो चुका है। मैंने पूछा, तुम्हें ये अंदाज़ा है कि तुम्हारे इग़वा को कितने दिन हो चुके हैं? अबू हातिम ने कहा, शुरू में हमने हिसाब रखने की कोशिश की थी, मगर अब हमें कोई अंदाज़ा नहीं है। हमें दिन में सिर्फ एक बार खाना दिया जाता था और वो भी इतना कम होता था कि इससे पेट भरने का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। पानी भी सिर्फ एक ही बार मिलता था और तशद्दुद अलग होता। नतीजा ये हुआ कि हम होशो हवास से बेगाना होते ही चले गए। लेकिन तुम्हें क्या क्या मालूम है? मैंने कहा, जो कुछ मुझे मालूम था मैं तुम्हें बता चुका हूँ। मसूद तलहा ने परेशान कुन अंदाज में कहा, लेकिन असलहे का क्या होगा अली? असलहा तो उनके कब्जे में चला जाएगा और लाइन ऑफ क्रूजल में उन्होंने चूंकि हमारी जगह संभाल रखी है, लिहाजा उसके जिम्मेदार हम ही लोग ठहराए जाएंगे। कुछ करो खुदा के लिए। मैंने कहा, बेफिक्र रहो तलहा, मेरी यहाँ मौजूदगी बेमकसद नहीं है। हालात मेरे कंट्रोल में हैं और ऑलिव हावर्ड जो उस मुहिम का इंचार्ज है इस वक्त मेरे कब्जे में है। तलहा और अबू हातिम ने बैक वक्त हैरत से कहा, कब्जे में है? मैंने कहा हाँ, वो इसी जजीरे पर मौजूद है और मेरा कैदी है। तलहा ने कहा, तुमने नामुमकिन काम सरअंजाम दिया है अली, लेकिन तुमने ये सब कुछ कैसे किया? मैंने उन लोगों को तफसील से सारी बातें बताईं। वो हैरत से मुंह फाड़े मेरी रुईदाद सुन रहे थे। मैंने कहा, असलहे की पहली खेप लेकर जाने वाले जहाज के यहाँ पहुँचने में बहुत वक्त है। मैंने उन्हें अगले मरहले के बारे में बताना शुरू किया। कहा, उस जहाज के यहाँ पहुँचने के बाद इसराइली जहाज के यहाँ पहुँचने के दरमियान चंद घंटों का वक्फा होगा। हमें इसी वक्फे से फायदा उठाकर उस जहाज के अमले के तमाम अफराद को गिरफ्तार करना होगा, ताकि जब इसराइली जहाज यहाँ पहुंचे तो हम उसका इस्तकबाल पूरी यकसुई के साथ कर सकें। अबू हातिम ने पूछा, लाइन ऑफ क्रूजल से असलहा लाने वाला जहाज यहाँ कब पहुंचेगा? मैंने कहा, परसों उस जहाज को यहाँ पहुंच जाना चाहिए। तलहा ने कहा, कहीं जहाज की रवानगी के प्रोग्राम में कोई रद्द-बदल ना हो जाए। मैंने कहा, अव्वल तो इसका इम्कान बहुत कम है, और अगर ऐसा हुआ भी तो हमें ऑलिव हावर्ड के जरिए उस तब्दीली की क़ब्ल अज़ वक्त इत्तला मिल जाएगी। अबू हातिम बोला, ऑलिव हावर्ड जैसे मक्कार शख्स पर ज़रूरत से ज़्यादा एतमाद करना खतरनाक है। वो किसी भी वक्त डंक मार सकता है। मैंने कहा, मैं जानता हूँ अबू हातिम, लेकिन वो इस बात से बखूबी वाकिफ है कि हमारे खिलाफ उठाया हुआ उसका कोई भी कदम उसकी अपनी बेटी के लिए तबाहकुन साबित होगा। मैं ये हरगिज नहीं कह रहा कि ऑलिव हावर्ड कोई काबिल एतमाद आदमी है, मगर जब तक उसकी बेटी हमारे कब्जे में है हमें उसकी तरफ से कोई खतरा लाहक नहीं हो सकता। मसूद तलहा ने कहा, तुम ठीक कह रहे हो अली, और ये तुम्हारा ही खासा है कि तुमने उस शख्स को इस तरह अपने काबू में किया है कि वो तुम्हारी मर्जी के खिलाफ एक कदम भी नहीं उठा सकता। मैंने कहा, इसमें भी उसकी अपनी हिमाकत का दखल है। अगर उसने तहजीब मैल्कम एक्स को अगवा करके पहल न की होती तो आज कम से कम इस नौबत को तो न पहुंचता। तलहा ने कहा, मैं तो ये सोचता हूँ अली कि हम कब सुधरेंगे, हमारी आंखें कब खुलेंगी। मैंने कहा, मैं समझा नहीं, तुम क्या कहना चाहते हो? वो बोला, मकसद ये है कि एक तरफ ऑलिव हावर्ड है और दूसरी तरफ हम लोग हैं। वो इंतहाई मक्कार, शातिर और काइया आदमी है। उसके मुकाबले में हमारे एजेंट हैं जो किसी लायक ही नहीं है। हालांकि हमारे पास भी उसकी टक्कर के आदमी मौजूद होना चाहिए। मैंने बुरा मानकर कहा, कैसी बातें कर रहे हो तलहा, मुझे तुम खुद से अलहदा समझते हो। तलहा ने कहा, तुम कब तक हमारे मफादात की निगरानी करते रहोगे? हम कब अपने पैरों पर खड़े होंगे? मैंने कहा, अगर तुम मुझे खुद से अलग समझते हो तो दूसरी बात है, वरना मैंने तो हमेशा खुद को तुम में से ही समझा है। वो बोला, मेरी बात को गलत रंग मत दो अली, तुम तो ऑलिव हावर्ड से बरसरे पैकार रहते हो। हमें हर महाज पर तुम जैसे लोगों की जरूरत है। मैंने कहा, वक्त गुजरने के साथ सब कुछ हो जाएगा तलहा, हमेशा एक से हालात तो नहीं रहते। वो बोला, ये सोच सोच कर मेरा दिल कुड़ता है अली के लाइन ऑफ क्रूजल जैसी अहम जगह पर इंतहाई अहम ओहदों पर 2 माह से दुश्मन के एजेंट काम कर रहे हैं। तुम इससे हमारी कारकर्दगी का बखूबी अंदाजा कर सकते हो कि इतने तवील अरसे में किसी को उन पर शक तक नहीं हुआ। मैंने कहा, तुम्हारी नजर सिर्फ इस बात पर है तलहा कि उन्होंने इस तरह एक छोटी सी कामयाबी हासिल कर ली। इसमें शुबा नहीं कि 2 माह तक मुखालिफिन के दरमियान खुद को शक व शुबे से बालातर रख कर अपने मकासद के लिए काम करना एक कारनामा है। लेकिन उन लोगों ने जिस मकसद के हुसूल के लिए इतनी तवील जिद्दोजहद की है वो तो नाकाम होने जा रहा है। तुम ये क्यों भूल जाते हो कि इस मुहिम की नाकामी पर मोसाद के करता धरता अपने सर पीट लेंगे। इसराइल के अरबाब इक़्तिदार में सफ़े मातम बिछ जाएगी और इस कारनामे का क्रेडिट किसी फर्द वाहिद को नहीं बल्कि पूरी अरब कौम को जाएगा। तुम ये बात क्यों नज़रअंदाज कर रहे हो कि ये कारनामा अली यार खान से इसलिए सरजद हो रहा है कि इसमें खुदा की मदद शामिल हाल रही है। खुदा की मर्जी यही थी कि ये मंसूबा नाकाम हो जाए। मैं न होता तो यही काम किसी और के हाथों सरअंजाम पाता, लेकिन होना यही था जो हो रहा है। अबू हातिम ने कहा, तुम ठीक कह रहे हो अली, बेशक खुदा की मेहरबानी के बगैर कोई कुछ नहीं कर सकता। मैंने कहा, जज्बाती गुफ्तगू से कुछ हासिल नहीं होगा तलहा, ये सोचो कि हमें मिलकर इस मंसूबे को पाए तकमील तक पहुंचाना है। तलहा ने कहा,
तुम्हें कितने अफराद का ताउन हासिल है? मैंने कहा गोइटे हिल के 50 फौजियों का। वो बोला मेरा मतलब है तुम्हें ज़हनी ताउन की जरूरत भी तो होगी। गोइटे हिल के फौजी तो सिर्फ अहकाम बचा लाने के लिए हैं। मैंने कहा यही तो रोना है, सब कुछ सोचने समझने के लिए मैं तन्हा रह गया हूँ, मुझे तुम लोगों की मदद की जरूरत है। वो बोला हमें शर्मिंदा मत करो अली, तुम बस ये बताओ कि हमारे लिए क्या हुक्म है। मैंने कहा मैंने तुम लोगों को अपने मंसूबे की तफसीलात से आगाह कर दिया है, अब मैं चाहता हूँ कि बकिया काम तुम लोग आपस में तकसीम कर लो और उनकी तकमील करो। वो बोला हमारे इख्तियारात क्या होंगे अली? इस सिलसिले में अगर हम अपने तौर पर कुछ करना चाहें तो क्या हमें इसका इख्तियार होगा? मैंने कहा तुम्हारे पास मुकम्मल इख्तियारात होंगे। गोइटे हिल के 4 अफसरों से मैं तुम्हारा तारुफ करा दूंगा और उन्हें हिदायत दे दूंगा कि तुम्हारे अहकामात की तामील की जाए। अब सिर्फ कल का दिन रह गया है, मैं ये एक दिन इस तरह गुजारना चाहता हूँ कि जहन पर कोई बोझ ना हो। वो बोला बेशक तुम आराम करो अली, हम सारी जिम्मेदारियां संभाल लेंगे, आराम करना तुम्हारा हक है। मैंने हंसकर कहा यही मुनासिब रहेगा। और उसके बाद उन दोनों का तारुफ गोइटे हिल के फौजी अफसरान से कराने के बाद मैं बिल्कुल मुतमईन हो गया। मसूद तलहा और अबू हातिम काबिल एतमाद लोग थे, उनमें इतनी सलाहियत थी कि हर किस्म की सूरत हाल से निमट सकते। गोइटे हिल के फौजियों के अलावा उनके अपने साथी भी थे। उस रात मैं बिल्कुल बेफिक्र होकर सोया। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।